10 तारीख को एग्जाम है, बीपीएस 186, तनाव को समझना। अब देखो किताब को थोड़ा देख लेते हैं। ये जो किताब है ना दोस्तों, इसमें टोटल 10 चैप्टर है। किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है, और टोटल 3 ब्लॉक है इसके अंदर। पहले ब्लॉक के अंदर अपने को 2 चैप्टर मिल जाएंगे। पहले तनाव को समझना, पहली जो यूनिट है तनाव को समझाती है अपने को। इसमें दोस्तों अपन तनाव की प्रकृति समझते हैं, तनाव के दृष्टिकोण देखते हैं, तनाव कितने तरह का होता है, व्यावसायिक तनाव क्या होता है, तनाव के लक्षण क्या होते हैं, तनाव के स्रोत क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 में टाइम मैनेजमेंट को अपन समझते हैं, ठीक है। तनाव मतलब समय खराब करने के क्या रिजल्ट आते हैं, और समय को जब बचा लेते हैं दोस्तों, समय को जब बचा लेते हैं तो उससे क्या फायदा अपने को मिलता है। कोई भी एक्स्ट्रा लाइन में नहीं कहूंगा, ठीक है, कोई भी गार्बेज लाइन नहीं कहूंगा मैं। आपको वही चीज मैं आपको समझाऊंगा जो कि पेपर में आ सकती है और जो आपको लिखना है, ठीक है। कोई फालतू का ज्ञान नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। अब ब्लॉक नंबर 2 में दोस्तों 4 चैप्टर है टोटल। पहला जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तनाव के प्रतिरूप। दोस्तों इसमें से आपको एक मॉडल है वो देखने के लिए मिलेगा 10 नंबर का। तनाव के कितने मॉडल है, ठीक है, तो आपकी किताब के अंदर तनाव के है ना, आपका पहला जो मॉडल है वो संघर्ष या प्लायन प्रतिक्रिया। दोस्तों पिछले पेपर में आया था ये। संघर्ष या प्लायन का मतलब होता है या तो कोई भी तनाव आता है, कोई भी तनाव की परिस्थिति आती है, उससे लड़ो या वहां से भागो। जैसे कि गली में कुत्ते पीछे हो जाते हैं, तो या तो कुत्तों से लड़ो, तो वो तो ऑप्शन है नहीं अपने पास में, राइट, और या फिर वहां से भागो, ठीक है। तो संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया। और दूसरा मॉडल होता है सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जीएएस इसको कहते हैं। तीसरा जो मॉडल है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, यानी कि कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल, ठीक है। चौथा है अपना व्यक्ति पर्यावरण उपयुक्त प्रतिरूप, पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल। पांचवा है मनोगतिक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइकोडायनेमिक थ्योरी। और फिर है आनुवंशिक व्यवस्था रूप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। हिंदी में काफी कठिन है यार, और क्योंकि बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है तो आपको दिक्कत आती है समझने में, तो आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के सवाल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डायथिस स्ट्रेस मॉडल, ठीक है। तो आज 3 चैप्टर करेंगे अपन। पहला जो चैप्टर है दोस्तों, अपन तनाव को समझेंगे। यहाँ पर तनाव एक्चुअली होता क्या है। तनाव एक प्रकार की स्थिति होती है, तनाव है ना एक प्रकार की स्थिति होती है जिसमें जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान होता है, ठीक है। और उसका जो शरीर होता है ना, उसका शरीर उस तनाव की स्थिति के खिलाफ प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है उसका शरीर। जैसे कि सपोज करो, मतलब घर के अंदर लाइट चलेगी, ठीक है। अब कई लोगों को डार्कनेस से काफी ज्यादा डर लगता है, तो पसीने आने लग जाते हैं, तो शरीर रिएक्ट करता है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द कैंडल जलाएंगे या फिर लाइट आने का इंतजार करेंगे। तो तनाव है ना दोस्तों एक प्रकार की स्थिति है, ठीक है, एक प्रकार की स्थिति है जो स्ट्रेस। देखो तनाव को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, STRESS। स्ट्रेस जो शब्द है वो स्ट्रिंगरे से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है यहाँ पे बता रखा है, देखो ये रहा, स्ट्रिंगरे शब्द से लिया गया है तनाव और प्रकृति की अवधारणा। पिछली बार 10 नंबर का यही सवाल आया था कि तनाव की प्रकृति और अवधारणा को समझाइए। तो आपको सबसे पहले तनाव की परिभाषा लिखनी थी कि तनाव जो शब्द है उसको इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस जो शब्द है वो स्ट्रिंगरे से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कसा जाना। जैसे कि कोई रस्सी टाइट होती है ना, तो हम कहेंगे कि रस्सी के अंदर तनाव है। ऐसे ही दोस्तों जब हम व्यक्ति के व्यवहार की बात करते हैं, अब व्यक्ति का जो व्यवहार है ना, बिहेवियर है, वो घर के अंदर हो सकता है या फिर वो कहीं पे काम करता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब है, जैसे भी जॉब है, कार्यस्थल पे और व्यक्ति की व्यक्तिगत लाइफ में, घर के अंदर और कार्यस्थल पे दोनों जगह है ना, व्यक्ति कसा हुआ हो सकता है, यानी कि तनाव में हो सकता है। क्योंकि दोस्तों घर के अंदर काफी तरह की चीजें होती है, काफी तरह की बातें होती हैं, उससे अपने को तनाव हो जाता है। और ऑफिस के अंदर भी काफी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है जहां हम तनाव का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तनाव एक प्रकार की स्थिति है जिससे व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति का निष्पादन और उत्पादकता दोनों ही प्रभावित होती है। निष्पादन का मतलब क्या है, निष्पादन का मतलब होता है कि व्यक्ति की जो काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और उत्पादकता मतलब जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं कर पाता है, राइट। तो तनाव है ना, तनाव से क्या होता है, शरीर में उत्तेजना होती है, ठीक है। उत्तेजना से मतलब शरीर है और वो कई कई तरह की प्रतिक्रिया कर सकता है। जैसे कि कोई बहुत डरावनी सी जगह में आ गए तो वहां पर हमें शरीर से स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है, और आंखें लाल हो जाती है, हमारी जो आईब्रोज है वो मतलब
थोड़ा उनमें कसाव आ जाता है, ठीक है, चेहरा है वो लाल पीला पड़ जाता है, राइट, और वहां से अपन तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये उत्तेजना की स्थिति से हमारा जो शरीर है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित होता है। तो इस तरह से तनाव की परिभाषा लिखेंगे कि एक प्रकार की स्थिति है जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान होता है और इससे व्यक्ति की जो उत्पादकता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बस ठीक है, बस ये अपने को लिखना है। ये तो हो गई मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर। आप दोस्तों स्कॉलर्स की भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे कि हंस सेले। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास किताब है तो किताब में देखो, अगर अदरवाइज यहाँ पे देखो आप। हंस सेले यहाँ पर एक स्कॉलर लिखा हुआ 1974 में। मतलब इन्होंने तनाव को लेकर क्या परिभाषा दी थी कि एक प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जहां पर एक व्यक्ति एक परिस्थिति में दबाव महसूस करता है। ठीक है, ये हंस सेले ने अपनी तरफ से परिभाषा दी थी। ठीक है, और हंस सेले ने दोस्तों 3 चरणों में तनाव को बताया कि 3 चरणों में तनाव है वो एक व्यक्ति महसूस करता है। पहले ही चरण में प्रतिरोध की क्षमता कम होती है। अब जैसे कि अब दोस्तों गली के अंदर चल रहे हैं, कुत्तों ने घेर लिया, ठीक है। अब दोस्तों मतलब कि हम सोचने में टाइम लगाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम उनकी तरफ मतलब लकड़ी या पत्थर मारते हैं। तो प्रतिरोध की क्षमता वहां पे हमारी कम होती है, हम तुरंत अचानक से उनसे लड़ेंगे नहीं, प्रतिरोध की क्षमता पहले चरण में कम होती है। मतलब कि व्यक्ति को लग जाता है कि यार ये कुत्ते मेरे को काट सकते हैं, तो उस स्थिति को हम अलार्म प्रतिक्रिया, अलार्म रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, पहले चरण में ये हंस सेल्यू ने बताया था। अब जो तनाव का दूसरा चरण होता है वहां पर दोस्तों हमारा जो रक्षा तंत्र होता है, शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मतलब शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। अब जैसे कि थके हारे चल रहे गली के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा देख लिया, अब जैसे कि भाई जानवर ही कोई पीछे पड़ गया तो अचानक से भागते हैं। कहां से आती है एनर्जी दोस्तों? क्योंकि वो हमारा रक्षा तंत्र एक्टिव हो जाता है, तो वो हमें एनर्जी देता है। और तीसरा चरण क्या बताया हंस सेले ने, जहां पर व्यक्ति थकान महसूस करता है और उस स्थिति से बाहर आ जाता है कि हम घर पे आ गए और थक गए बुरी तरह से। ठीक है, तो वहां पर अंतिम जो चरण है वो थकावट का होता है। ये हंस सेले की आप परिभाषा लिख सकते हैं, हंस सेले। तो हंस सेले ने क्या कहा है कि तनाव एक प्रकार की शारीरिक स्थिति होती है जिसके अंदर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में दबाव महसूस करता है। और हंस सेले ने 3 चरणों में तनाव को परिभाषित किया है। पहला जो चरण है वहां पर व्यक्ति को अलार्म प्रतिक्रिया मिलती है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको लग जाता है कि खतरा अब निकट है, मेरे पास में है। दूसरे स्टेज में दोस्तों हमारा जो रक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और तीसरे चरण में एक व्यक्ति थकावट को महसूस करता है और दोस्तों हमारा जो शरीर है वो वापस से उसी स्टेट में उसी अवस्था में आने लगता है। ठीक है, तो भाई ये जो हंस सेले की जो डेफिनेशन है ना ये बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, क्योंकि हम अपने लैंग्वेज के अंदर लिख के आएंगे तो एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस नहीं होगा। अच्छे नंबर कब आएंगे? जब हम एक स्कॉलर की जो दी हुई डेफिनेशन है उसको लिख के आएंगे, हंस सेले। ठीक है, तो पहला चैप्टर दोस्तों मैंने आपको बताया कि पिछली बार सवाल क्या आया था कि तनाव की प्रकृति और अवधारणा समझाइए। यहाँ पर तनाव की परिभाषा आपको लिखनी है, हंस सेले के द्वारा क्या कही गई है कि जो तनाव होता है वो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, उसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण के अंदर अलार्म प्रतिक्रिया होती है, दूसरे में रक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है, तीसरे में थकावट महसूस करने लगता है। अब याद कर लिए भाई हंस सेले, नीचे क्या है? बॉम। बॉम भी एक स्कॉलर था, एक विद्वान था दोस्तों। इन्होंने क्या कहा है हमें अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता यार, और भी दूसरे सवाल करने होते हैं, तो हमने एक परिभाषा लिख दी है। बॉम वाली परिभाषा भी आप लिख सकते हो कि मतलब व्यक्ति है, व्यक्ति के पर्यावरण, व्यक्ति जहां पर रहता है ना, तो आसपास के पर्यावरण की कुछ घटनाएं होती है जिसकी वजह से व्यक्ति है वो दबाव महसूस करने लगता है और वो खतरा महसूस करने लगता है, ये बॉम ने कहा था। तो बॉम वाली डेफिनेशन यार मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हो। तुम लोग क्या करना, हंस सेले की जो परिभाषा है वही लिखना। ठीक है, और भी स्कॉलर है उन्होंने दी है, जैसे कि यहाँ पे लेजारस और फोकमैन ने भी कुछ कहा है, ट्रिक्सलो ने भी कहा है। ठीक है, तो भाई सबकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो हंस सेले की याद कर लिया अपन ने, डेफिनेशन बहुत बढ़िया। और इस वीडियो को वापस से देख के वापस से रट लेना, 3 चैप्टर आज मैं कराऊंगा पूरा। ठीक है, तो तीनों का तीनों है वो माइंड में छप जाना चाहिए और वैसा का वैसा आपको छाप के आना है। अब देखो यहाँ पर तनाव के दृष्टिकोण, जैसे कि पिछली बार जो सवाल आया था तनाव की प्रकृति और अवधारणा, तो प्रकृति में हमने डेफिनेशन लिख दिया, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट लिखने हैं, यहाँ पर हमें दृष्टिकोण लिखने हैं। देखो पहला जो दृष्टिकोण है यहाँ पे चिकित्सा दृष्टिकोण होता है। ठीक है, तो जब तनाव की स्थिति आती है, तनाव की जब स्थिति आती है तो दोस्तों
इंसान है ना, वो क्या करता है कि तनाव से लड़ने या फिर तनाव से भाग जाने की कोशिश करता है। ये कहा है विद्वान कैनन ने। ठीक है, ये तनाव के दृष्टिकोण है, टोटल 4 दृष्टिकोण है यहाँ पर। चिकित्सा दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण, व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण और फिर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। अब ये तभी याद होगा जब आप एक पेज के अंदर ये पॉइंट आप हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, तभी याद होगा। ठीक है, पॉइंट तो अपने को याद रखना है, हेडिंग याद रखनी है, राइट। तो चिकित्सा दृष्टिकोण क्या है, कैनन ने कहा कि भाई जब तनाव आता है, जब स्ट्रेस आता है, कोई भी स्थिति आ सकती है, व्यक्ति कभी भी मतलब डरा हुआ महसूस कर सकता है, तो व्यक्ति या तो उस स्थिति से लड़ता है या फिर वहां से वो भाग जाने का जो डिसीजन है वो ले लेता है। ठीक है, तो चिकित्सा दृष्टिकोण है कैनन के द्वारा बताया गया एक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति ये डिसीजन लेता है कि मेरे को तनाव से लड़ना है, इस स्थिति से लड़ना है या फिर यहाँ से भाग जाना है। तो उसके उसके जो नॉर्मल लाइफ है उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और उसका जो रक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये है चिकित्सा दृष्टिकोण। बस इतना ही है इसमें कि शरीर में असंतुलन की स्थिति बन जाती है और जब तनाव खत्म होता है तो व्यक्ति वापस से अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। पहले तो व्यक्ति डिसीजन लेना है कि इस स्थिति से लड़ना है या भाग जाना है। ये चिकित्सा दृष्टिकोण है। फिर है संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण। ये दोस्तों विद्वान लेजारस के द्वारा बताया गया था। विद्वान लेजारस ने क्या बताया कि जो तनाव होता है वो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में एक अंतर क्रिया का एक रिजल्ट होता है। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी भी तरह का पर्यावरण में हो सकता है, अब जैसे कि कोई ऐसी गली के अंदर चले गए जहां पे अपराधी रहते हो, जहां पर बहुत नेगेटिव टाइप के लोग हो, जहां पर अंधेरा हो, ठीक है, तो वहां पर हम स्ट्रेस फील करेंगे, वहां पे तनाव फील करेंगे। और वो तनाव क्यों आया है, वो पर्यावरण की वजह से आया है। ठीक है, तो वहां पर व्यक्ति फिर से निर्धारित करता है कि मेरे लिए जो स्थिति है, जिस पर्यावरण के अंदर मैं हूं फिलहाल, कि ये मेरे लिए तनावपूर्ण है कि नहीं है। ठीक है, तो व्यक्ति अंतर महसूस करता है। अब जैसे कि मान लो अपन तो पढ़ने वाले लिखने लोग हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने वाले हैं और बड़े सीधे साधे लोग हैं यार, तो ऐसी गली के अंदर चले जाएं, ठीक है, जहां पर अंधेरा हो, अपराधी रहते हो, तरह तरह के गंदे लोग रहते हो, राइट, वहां पे जरूर दबाव महसूस करेंगे, तनाव आ जाएगा, राइट, वहां से अपन निकलने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। लेकिन दोस्तों सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसी गलियां पसंद है, जो खुद एक अपराधी है, उसके लिए वो गली है वो उसको अच्छी ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो उसको वहां पर उस जैसे ही लोग मिलेंगे। तो व्यक्ति अंतर अंतर करता है वहां पर। अगर संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण क्या है, व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में आ जाए कि वहां पर वो निर्धारित करे कि मेरे लिए जो परिस्थिति बनी है ये मेरे लिए तनावपूर्ण है कि नहीं है। अगर ये मेरे लिए तनावपूर्ण है, स्ट्रेस दे रही है मेरे को, तो मैं यहां से निकल जाता हूं। ये है संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण। जहां पर संज्ञानात्मक आ जाता है वहां पे ये सोचो आप, दिमाग की बात चल रही है, कोग्निटिव टाइप की चीजें चल रही है, यहाँ पर दिमाग से डिसीजन लेगा और वो अंतर करेगा दोनों स्थितियों में कि मेरे लिए तनावपूर्ण है कि नहीं है। तो 2 दृष्टिकोण अपन ने पढ़ लिए हैं। और ध्यान रखो यार, ईयरफोन लगा के क्लास लिया करो ताकि अपने को चीजें समझ में आए। फिर तीसरा दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया। ठीक है, ये अपने को लिखना है तनाव की प्रकृति और अवधारणा का जब सवाल आएगा तब। ठीक है, मेरे ख्याल से इस बार चांस कम बन रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो अपन पढ़ लेते हैं। तो व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण में क्या, ये दोस्तों रॉबर्ट कोन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो भी स्थिति पैदा होती है वो मतलब अपने को भ्रम में डाल रही है या वास्तव में वो स्थिति हमारे सामने पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से हम मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण क्या है, किसी भी पर्यावरण के अंदर अब देखें कि सपोज करो हम जैसे कि मतलब रेगिस्तान के अंदर चले गए और किसी ने हमें कह दिया कि आपको 15 दिन गुजारने, कैसे भी गुजारो, सरवाइव करना है तुम्हें। अब यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखते रहते हैं अपन, कोई व्यक्ति जंगल के अंदर रहता है, कोई रेगिस्तान के अंदर रहता है, तो वहां पर दोस्तों हमारा जो पर्यावरण है वो है डेजर्ट, वो है रेगिस्तान। तो वहां पर अगर हमारे पास में स्किल्स होंगी, जैसे कि मैन वर्सेस वाइल्ड आपने शो देखा होगा, तो व्यक्ति कैसे भी स्थिति में रह जाता है, वो जंगल में, पहाड़ों में, हिमालय में, वो व्यक्ति डेजर्ट में रह जाता है। तो पर्यावरण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ढल जाता है, उसके पास में स्किल्स, कौशल होती है, उसके पास में एबिलिटीज होती है और उसको एक्सपेक्टेशंस होती है, उम्मीद होती है कि मैं यहां से बच निकलूंगा, तो व्यक्ति उस पर्यावरण से जूझता है और अपने आप को तनाव से बाहर निकाल लेके आ जाता है। यह है व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण। मतलब कि सिंपल सा बस इतना याद रखना, रॉबर्ट कोन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और व्यक्ति के सामने एक ऐसा पर्यावरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर व्यक्ति अपनी क्षमता
अपने कौशल के हिसाब से तनाव की परिस्थितियों से जूझता है, लड़ता है। कंप्लीट। फिर है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ये दोस्तों विद्वान लेविनसन्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पे दो चीजें दे रखी है। एक तो यहाँ पे दे रखा है आत्म छवि। क्या होता है आत्म छवि? आपने सेल्फ स्टीम शब्द सुना होगा और आपने ईगो शब्द सुना होगा। अच्छा मेरे को बताओ ईगो क्या होता है? जो इंसान ईगो रखता है ना, तो वो अपने आप को आपसे बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा कि मेरे से बढ़कर तुम नहीं हो, मेरी जो रिस्पेक्ट है ना वो तुमसे कहीं ज्यादा है, मेरा जो प्राइड है वो तुमसे ज्यादा है, मेरे पास में जो भी कुछ है वो तुमसे ज्यादा ही है। तो एक व्यक्ति जो कि अहंकारी होता है, जो घमंडी होता है, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और एक होता है सेल्फ स्टीम। अब देखो ईगो है ना, ये नेगेटिव होता है यार, ये नेगेटिव होता है। अब मान लो हर इंसान के पास में हम जाके बोले कि यार मैं तेरे से बेहतर हूँ, ठीक है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मेरी जो इज्जत है वो भी तुमसे बढ़ के है, तो ऐसा इंसान है ना दोस्तों हमेशा अकेला ही रहता है, जो ईगो रखता है ज्यादा। ठीक है, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? अब देखो हर व्यक्ति की अपनी इज्जत होती है, हर व्यक्ति के अपने सिद्धांत मूल्य, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि मतलब कि मुझे झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और मुझे अच्छा बिहेव करना है माँ बाप के सामने, दोस्तों के सामने, मेरे अंदर कोई गंदी आदत। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण में यहाँ पर ईगो की बात आती है और सेल्फ स्टीम की, यानी कि हिंदी में मैं बात करूं तो यहाँ पर अहम की बात आती है और आत्म छवि की बात आती है। तो मैं अंतर ही बता रहा था। अहम का मतलब होता है ईगो, ईगो मतलब अहंकारी, घमंडी। वो अपने जो छवि है, जो अपना जो रिस्पेक्ट है, अपनी जो इज्जत है, वो हमेशा आगे रखता है दूसरों के सामने, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। आत्म छवि क्या होती है कि मतलब हम बोलते हैं ना कि यार ठीक है तुमने इस तरह की बातें कर ली है, अब इससे ज्यादा तुम क्रॉस मत करना अपना लिमिट, नहीं तो अपनी दोस्ती है वो टूट जाएगी। ठीक है। अब लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते रहते हैं जो कि झेलते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, उनकी जो सेल्फ स्टीम है ना वो मतलब बहुत ही डाउन चली जाती है। तो हर व्यक्ति की सहने की कुछ क्षमताएं होती है, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी इज्जत होती है। अगर उस लिमिट को क्रॉस करे कोई व्यक्ति तो फिर रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो सेल्फ स्टीम का मतलब हर व्यक्ति की इज्जत होती है। तो एक व्यक्ति के अंदर दो तरह के गुण पाए जाते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है ईगो भी रखता है, कई कई जगह ईगो रखता है कि यार नहीं ये काम मैं अपने से बेहतर कर सकता हूँ, तुमसे बेहतर कर सकता हूँ और मेरी भी कुछ इज्जत है, सेल्फ स्टीम। तो जब ईगो और सेल्फ स्टीम के बीच में, जब अहंकार और आत्म छवि के बीच में दोस्तों जब इंटरेक्शन होता है, जब ये परस्पर क्रिया करते हैं और मान लो अहंकार, हमारा जो घमंड है वो आगे निकल गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मान लो जैसे कि इस बार मतलब थर्ड ईयर पास कर लोगे आप, राइट। मान लो अगले साल आपने एसएससी सीजीएल की एग्जाम देनी है, ठीक है, तैयारी करके बढ़िया। तो आपने अब दोस्तों को बता रखा है कि यार मैं तो हमेशा से इंटेलिजेंट रही हूँ, ठीक है, मेरे से तुम तो बेहतर नहीं हो, तुम्हारा तो होगा कि नहीं होगा, मेरा जरूर सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। ये हो गया दोस्तों ईगो आपका। और आत्म छवि क्या है? ठीक है यार मैं जिस तरह से पढ़ाई करूंगी, ठीक है, मैं अगर मेहनत अच्छी करूंगी तो मैं इस एग्जाम में निकल जाऊंगी। लेकिन दोस्तों मान लो ये दो तरह की जो पर्सनैलिटी वो आपके दिमाग के अंदर बनी हुई है। आपका जो अहंकार है, आपका जो घमंड है, वो आपको इतना ऊपर लेके चला जाता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं और आप फिर फेल हो जाते हैं। तो उससे तनाव आ जाएगा ना। जैसे कि हमने पहले से ये सेट कर रखा था, नहीं मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों में भी सबसे इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, तो मेरी तो एसएससी सीजीएल में इस बार नौकरी पक्की है। लेकिन आत्म छवि क्या आपकी? आत्म छवि है दोस्तों जैसे कि आपको एक मेहनत करनी है, आपकी मतलब शुरू से पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहे हो आप, लेकिन आप उस तरह से जो आपका समय के साथ में जो घमंड है ना, जो ईगो है, वो बढ़ता चला गया। तो अहंकार और आत्म छवि जब आपस में टकराते हैं और अहंकार ज्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली हो जाता है, तो दोस्तों हमें तनाव महसूस होता है। तो अहंकार था कि भाई एसएससी में निकाल लूंगी, लेकिन निकली नहीं, तो अहंकार अपना ज्यादा हावी हो गया आत्म छवि से ज्यादा, ठीक है, तो वहां पर भी तनाव महसूस करने लगता। तो यहाँ पर अहंकार और आत्म छवि टकराते हैं और अहंकार यहाँ पे आगे निकल आता है, जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस फील होता है। अब देखो यहाँ पर तनाव की प्रकृति और अवधारणा में आपको क्या बताना है? तनाव की डेफिनेशन बतानी है, तनाव के दृष्टिकोण बताने हैं, चार तरह के बता दिए, फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो स्ट्रेस वर्ड जब भी सुनते हैं ना कि मतलब मैं स्ट्रेस के अंदर हूं, तो फिर दिमाग के अंदर नेगेटिव आ गया कि यार
मतलब बड़ी तकलीफों से गुजर रही होगी तू, ये तनाव के मतलब हम नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन दोस्तों तनाव है ना हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है, तनाव नॉर्मल भी होता है, ठीक है। अब तनाव है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है। तनाव आपको आपकी जो लाइफ है वो भी दोस्तों खराब कर सकता है। कैसे? दोस्तों 3 तरह के तनाव होते हैं। यूस्ट्रेस, ये बहुत अच्छा टाइप का तनाव है। जैसे कि मुझे पता है अगर मेरी नौकरी लगेगी तो फिर मेरा जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से गुज़रेगा, ठीक है? अच्छी सुख-सुविधाएँ होंगी, शादी हो जाएगी अच्छी, ये यूस्ट्रेस है। भाई ये यूस्ट्रेस स्टूडेंट के अंदर रहना चाहिए। अब जो बेफ़िक्र रहते हैं, उनके अंदर तो फिर क्या ही बताएँ। तो एक टीचर थे हमारे, तो वो कहते थे कि आप जब आप पढ़ते हो, काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, ठीक है? तो आपके अंदर सीरियसनेस होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेस होना चाहिए थोड़ा-सा। अगर दबाव होगा ही नहीं नौकरी लगने का, दबाव नहीं होगा कि आप पढ़ाई करें या कि नहीं करें, तो फिर तो ज़िंदगी चल ही रही है, राइट? अगर ये स्ट्रेस जब दिमाग के अंदर होता है, तो दोस्तों मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि नहीं यार नौकरी लगनी है, ठीक है? और अच्छा खासा पैसा कमाना है, समाज के अंदर इज़्ज़त होगी, माँ-बाप मेरे प्राउड फ़ील करेंगे, तो ये अच्छा तनाव होता है। न्यू स्ट्रेस क्या होता है? कि बस ठीक है, कट रही है ज़िंदगी, ठीक है? तो अगर इस प्रकार का तनाव जो कि मतलब मददगार भी ना हो और आपको नुकसान भी ना पहुँचाए, ठीक है? अब जैसे कि आपको सुबह उठना है, ठीक है, 6-7 बजे उठ रहे हैं, तो कोई तनाव ही नहीं है, 6-7 बजे तो ऑटोमैटिकली उठ जाते हैं, ठीक है? तो न्यू स्ट्रेस टाइप का जो तनाव होता है, वो आपको ना तो नुकसान पहुँचाता है, ना फ़ायदा पहुँचाता है। डिस्ट्रेस क्या होता है? दोस्तों, बहुत लोग हैं, वो मतलब डिस्ट्रेस में चले जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है इंसान को मेंटली और फिजिकली, ठीक है? लोग आपने देखा होगा लोग चिंता में ही चिंता करके बिल्कुल ऐसे दुबले-पतले से हो जाते हैं, ठीक है? दिमाग से भी कमज़ोर और शरीर से भी कमज़ोर। तो डिस्ट्रेस है वो इंसान को नहीं लेना चाहिए और थेरेपी लेनी चाहिए अगर आपको लगता है कि मैं तनाव की परिस्थिति से गुज़र रही हूँ, तो एक मनोवैज्ञानिक या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास में थेरेपी ज़रूर लेना चाहिए। तो तनाव के 3 तरह के प्रकार हैं, ये अपना एक 10 नंबर का सवाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ से इस बार सवाल बन सकता है क्योंकि ये तो पहले ही आ गया था पिछले साल, लेकिन इस बार आ सकता है। व्यावसायिक तनाव से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक तनाव से आप क्या समझते हैं? और बर्नआउट के 5 चरणों की आपको व्याख्या करनी है इसके अंदर, ठीक है? तो वेरी, वेरी इंपोर्टेंट लगा लो इस अगर आपके पास में किताब है तो, व्यावसायिक तनाव किसे कहते हैं? ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों ये एक वर्ड आ रहा है व्यवसाय। तो व्यवसाय का मतलब जब एक व्यक्ति कार्यस्थल पे काम करता है, एक व्यक्ति वर्क प्लेस पे काम करता है, जैसे कि कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, ठीक है? फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको आपको आपके कोवर्कर की तरफ से स्ट्रेस आ सकता है, आपके जो कलीग्स हैं उसकी तरफ से स्ट्रेस आ सकता है, आपका बॉस अच्छे से बात नहीं करता है, आपकी सैलरी अच्छी नहीं है ना? उसकी वजह से तनाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। तो जब कार्यस्थल पर पर्यावरण की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से या फिर नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की कोई अगर नकारात्मक स्थिति पैदा हो जाती है, तो इस प्रकार का जो तनाव होता है, वो व्यावसायिक तनाव कहलाता है, ठीक है? अब जिसके पास में इंग्लिश है तो किताब खोल के रखो और देखते जाओ इसको क्या इंग्लिश के अंदर लिख रखा है। तो व्यावसायिक तनाव क्या होता है जब वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो एनवायरनमेंट की वजह से भी और हमारे जो कर्मचारी साथी होते हैं, उनकी कलीग्स की वजह से भी जो तनाव आता है, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, ठीक है? तो ये याद रखना है व्यावसायिक तनाव कार्यस्थल से संबंधित है, कार्यस्थल पे काम करते हैं। तो क्या होता है व्यावसायिक तनाव जब आ जाता है ना, तब मतलब हमारे जो ऑफिस में हमारे जो संबंध रिलेशंस हैं वो भी अच्छे नहीं रहते अपने कलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में, ठीक है? थके से महसूस करते हैं। हम शारीरिक रूप से, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हमारा नुकसान होता है, ठीक है? ये पेज शो कर रखा है यार मैंने यहाँ पे, हाँ, ओके, व्यावसायिक तनाव, राइट, हाँ जी। व्यावसायिक तनाव मैं आपको पढ़ा रहा था, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो व्यक्ति की हेल्थ पर, व्यक्ति के माइंड पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है व्यावसायिक तनाव के कारण। अब व्यक्ति है, अब मान लो कहीं पे बैंक में काम करता है, ठीक है? बैंक में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, तो फिर घर पे आके वो ना तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करेगा, ना अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करेगा, ना ही बच्चों पे एक्स्ट्रा चिल्लाएगा, ठीक है? तो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत लाइफ होती है, इंडिविजुअल लाइफ होती है, उस पर भी असर पड़ता है और व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ है, व्यावसायिक लाइफ है, उस पर भी असर पड़ता है। ये होता है आपका व्यावसायिक तनाव, ठीक है? तो इसमें क्या है, कुछ मतलब यहाँ पे सिम्पटम्स दे रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति काम करता है कहीं पे और उसको अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, अगर उसको व्यावसायिक तनाव है, तो दोस्तों कुछ लक्षण है, जैसे कि उसको गुस्सा आ सकता है, उसको चिंता हो सकती है, वो स्ट्रेस में जा सकता है, निराश हो सकता है, वो सैटिस्फाई नहीं होगा किसी भी चीज़ से, चाहे भले ही उसके सामने अच्छा खाना रख दो आप, राइट?
और दोस्तों उसका सर दर्द होने लग जाएगा, ठीक है, दिल की जो धड़कनें है वो तेज होने लग जाएगी, और मतलब खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और उसके कारण वो क्या करेगा दोस्तों, नशे करेगा, ठीक है, गाड़ी अच्छे से नहीं चलाएगा, तो एक्सीडेंट भी उसका हो सकता है। तो जो व्यावसायिक तनाव है ये दोस्तों इंसान की जो लाइफ है उसको खराब कर सकता है, ठीक है, ये अपन मतलब लिख सकते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों व्यावसायिक तनाव है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, जैसे कि ऑफिस के अंदर मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो अगर 5 या 10 दिन के अंदर सुलझ जाती है तो हम तनाव से बाहर आ जाएंगे, और अगर नौकरी में रह तो रहे हैं, सैलरी भी कम मिल रही है, बॉस भी अच्छे से बात नहीं कर रहा, जो साथी है वो भी अच्छे से बात नहीं करते, ठीक है, बुली करते हैं, तो जो तनाव है वो लंबे समय के लिए रह सकता है, व्यावसायिक तनाव। अब दोस्तों व्यावसायिक तनाव में एक प्रकार की और स्थिति आ जाती है बर्नआउट। बर्नआउट क्या है दोस्तों, एक मतलब पहले से इंसान दुखी है। अब जैसे कि कोई है ना एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है, पहले से दुखी है, वो दुखी मतलब घर की बातों की वजह से हो सकता है, या फिर तनख्वाह कम है उसके तभी भी हो सकता है, ऑफिस में कुछ ऐसी सिचुएशंस है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बर्नआउट क्या होता है, बर्नआउट दोस्तों व्यावसायिक तनाव का अधिकतम स्तर है, यानी कि मैक्सिमम पीक लेवल पे उसका जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से दोस्तों वो चीजें फेंकने लगता है, ठीक है, अपने काम है ऑफिस के वो समय पे करता नहीं है, और कंपनी के अंदर जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको वो निभाता नहीं है, ड्यूटीज को निभाता नहीं है, ठीक है, और घर पर भी आके वो कलेश ही करता रहता है, वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो बर्नआउट में क्या होता है, इंसान पहले से दुखी है, ठीक है, और फिर उससे झेला नहीं जाता, राइट, तो क्या करने लगता है, ऑफिस में चीजें इधर से उधर पटकने लगता है, राइट, और किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, गुस्से में रहता है, और ज्यादा उसका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसका और ज्यादा गिर जाता है। ये स्थिति कहलाती है बर्नआउट, ठीक है, बर्नआउट यही कहलाती है। तो उसमें वो क्या करता है कि मतलब कोई भी उसको काम मिलता है ऑफिस के अंदर, तो कोई भी काम मिलता है तो उस काम को करता नहीं है, घर पे भी वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, और समाज में भी अच्छे से वो रहता नहीं है, तो ये जो कहलाती है स्थिति ये बर्नआउट कहलाती है। अब एक सिंड्रोम होता है बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, तो बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम क्या है दोस्तों, इसमें इंसान का जो एनर्जी है वो लगातार घटता चला जाता है, व्यक्ति ये काम नहीं कर पाता ऑफिस के अंदर, जितना काम से परिणाम रिजल्ट आना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं आता है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो कार्य निष्पादन की जो शैली है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सिंड्रोम क्या होता है, एक प्रकार का लक्षण होता है बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम, BOSS इसको कहते हैं। अरे ये सब याद नहीं हो रहा है तो इतना समझो व्यावसायिक तनाव क्या होता है। व्यावसायिक तनाव में एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर व्यक्ति बर्नआउट हो जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति काफी ज्यादा दुखी और थका हुआ महसूस करने लगता है, ठीक है, उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, घर वाले कह रहे कि यार बेटा खाना खा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको अच्छी अच्छी बातें समझाओ, मोटिवेशन दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी जो स्थिति है वो बर्नआउट कहलाती है, और दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बर्नआउट फील कभी किया होगा, ठीक है। तो बर्नआउट में दोस्तों आपको फिर फेज लिखने, अगर ये 10 नंबर का इस बार सवाल आता है व्यावसायिक तनाव किसे कहते हैं और बर्नआउट के चरण आपको लिखने हैं, ठीक है, तो व्यावसायिक तनाव अगर 10 नंबर का आता है तो आपको सारे पॉइंट लिखने होंगे बर्नआउट के चरण। पहला यहाँ पे पहला चरण इसके अंदर क्या है, अब दोस्तों जैसे कि किसी की नई नई नौकरी लगी है, नई नई नौकरी लगी है, और कर्मचारी मतलब जो एम्प्लॉय रहता है कि यार मैं नए लोगों से मिलूंगा, नया माहौल होगा, नए मेरे सामने चैलेंज उपस्थित होंगे, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ना तो वो अपना टैलेंट को यूज कर पाता है। अब जैसे कि ऑफिस के अंदर सोच के गया कि यार पहला दिन मेरा अच्छा बीतेगा, लेकिन किसी ने अच्छे से बात ही नहीं की उससे, ठीक है, अब जो कंपनी का जो मैनेजर है उसने भी अच्छे से बात नहीं की। तो पहले चरण में क्या होता है, इंसान बर्नआउट कब होने लगता है भाई, ऐसा नहीं कि इंसान अचानक से चीजें पटकने लगता है, नहीं, उसके सामने पहले स्थितियां पैदा होती है। पहली स्थिति है मतलब कंपनी में अगर पहला ही दिन है, तो इंसान है ना घर से जब निकलता है तो वो सोचता है कि यार मैं अच्छे से काम करूंगा वहां पे, ठीक है, और बड़ा उत्साहित होता है, लेकिन दोस्तों ना तो उसको वहां पे सपोर्ट मिलता है, और ना ही वो जो योजना बनाता है, जो प्लान बनाता है वो वहां पे सक्सेसफुल होती है। तो ये जो पहला चरण आता है बर्नआउट का, याद रखना आपको। दूसरा जो स्टेज है इसका बर्नआउट का, कर्मचारी को अब लगने लगता है कि यार मेरी कंपनी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ऑफिस के अंदर मेरे को कोई पूछता नहीं है, तो कर्मचारी अपने आप को थका हुआ सा महसूस करने लगता है और भ्रम का अनुभव करने लगता है, यानी कि मतलब किसी ने कोई काम कह दिया तो
काम भी वो अच्छे से सुनता नहीं है, तो उसको भ्रम लगने लगता है। और दोस्तों नौकरी से वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसकी जो नींद है वो भी पूरी नहीं होती है, और वहां पर वो काफी ज्यादा टायर्डनेस का फील यानी कि थकान का अनुभव करने लगता है। ये दूसरा चरण होता है बर्नआउट का। तीसरा चरण क्या है इसमें दोस्तों, इसमें बहुत ही ज्यादा वो थका हुआ महसूस करने लगता है, टेबल पे ही सो जाता है, बहुत ज्यादा अवसाद फील करने लगता है। अवसाद क्या होता है? देखो, अवसाद जो होता है ना हिंदी में, अवसाद का मतलब होता है एक इंसान निराश भी है, प्लस वो चिंता में डूबा हुआ है। निराश का मतलब उसके बस की बात नहीं है, चिंता का मतलब उसको काफी सारी जो बातें हैं वो सता रही हैं। तो इंसान तीसरे चरण में जब बर्नआउट होता है इंसान, तो तीसरे स्टेज में इंसान काफी ज्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता है, काफी ज्यादा अवसाद की स्थिति में लेके आ जाता है, जहां पे वो निराश फील करता है, काफी ज्यादा चिंता उसको घेर लेती है, और उसको लगता है कि यार मेरे को कोई भी बीमारी हो सकती है शरीर से संबंधित। चौथा चरण क्या है, फोर्थ स्टेज? हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन। अवसाद को हिंदी में डिप्रेशन कहते हैं, जहां पे इंसान निराश और चिंता दोनों फील करने लगता है। चौथा स्टेज क्या बर्नआउट का? तो दोस्तों चौथे स्टेज में है ना, इंसान है ना ऑफिस में जाने से ही कतराता रहता है, उसकी जो नींद है वो भी पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से दोस्तों उसको अल्सर नाम की बीमारी हो सकती है, उसको हाई बीपी हो सकती है, उसका जो बीपी है ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप वो उसको हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे हम बर्नआउट चरण में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो इंसान है दोस्तों काफी ज्यादा थका हुआ और बीमार महसूस करने लगता है। पांचवा चरण है, यहाँ दोस्तों इंसान है उसकी जो पूरी प्रोडक्टिविटी है, पूरी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है वो गिर जाती है, और जो काम करना जो दिया जाता है वो भी पूरी तरह से करता नहीं है। तो पूरी तरह से वो बिल्कुल हार जाता है पांचवें चरण में, और दोस्तों इस तरह से वो काफी ज्यादा निराश फील करने लगता है अपनी लाइफ में। ये 5 चरण आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी नीचे क्या दिया हुआ है, तनाव के विभिन्न कारक, यानी कि स्ट्रेस किन किन वजह से आता है इंसान की लाइफ में, वो हम समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये डायग्राम सुनो ध्यान से। इस डायग्राम के अंदर है ना आपको, इस डायग्राम के अंदर आपको फैक्टर्स दे रखे हैं, तनाव के कारक दे रखे हैं कि किन किन वजह से तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कि देखो, हर इंसान है ना के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती है। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आपका काम है भाई पढ़ाई लिखाई करना, मन लगा के कोई फालतू चीज में ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो व्यवसायिक तनाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, जब ऑफिस के अंदर जाता है तो उसकी उत्तरदायित्व होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो अच्छे से काम करे वहां पे जो उसको दिया जाता है। लेकिन वो अगर अपने उत्तरदायित्व को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पे फुलफिल नहीं कर पाता है, तो दोस्तों उसको क्या होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है। तो ये हो गया पहला कारक या कि फर्स्ट फैक्टर तनाव का, स्ट्रेस का। दूसरा है दोस्तों अंतरव्यक्तिक संघर्ष, ठीक है। अब अंतरव्यक्तिक का मतलब क्या है कि इंसान है ना दोस्तों, देखो कई बार ऐसे बातें होती है ना कि इंसान सोचता है कि यार मैं ये डिसीजन लूं या फिर ये डिसीजन लूं, तो वो सोचता ही रहता है, ठीक है। इतना सोचता है कि उसको अंत में क्या होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है। तो अगर एक कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, तो वहां पे मान लो उसको सैलरी कम मिल रही है, तो वो हमेशा सोचता रहता है कि यार छोड़ दूं कंपनी कि नहीं छोड़ू, छोड़ दूंगा तो हाल फिलहाल मेरे पास तो और कोई जॉब नहीं है, और नहीं छोड़ूंगा तो भाई यहाँ पे तो कम सैलरी मिल रही है, और यहाँ पर तो लोग भी है वो मेरे को मतलब ज्यादा समझ में नहीं आते, अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ये होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अंतरव्यक्तिक संघर्ष। तो इसकी वजह से भी तनाव फील करता है इंसान। तीसरा है विद्यालय अथवा कार्यस्थलीय संस्कृति। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे कि पहला ही दिन घर से निकले, अपन बढ़िया से तैयार होकर के और ऑफिस के अंदर पहुंचे, तो वहां पर पहले ही दिन फील कर लिया कि भाई यहाँ तो सब कुछ नेगेटिव टाइप का है, जिस कंप्यूटर को पर काम में काम कर रहे वो भी अच्छे से काम नहीं करता, और यहाँ का तो बॉस तो आता ही नहीं है एक एक महीने से, और ये जो इंसान है ना ये भी घटिया इंसान है, घटिया बातें कर रहा है, ठीक है। तो जो कल्चर होता है किसी भी वर्क प्लेस का, किसी भी कार्य स्थल का जो संस्कृति होता है, वो भी हमें स्ट्रेस दे सकता है। फिर है भावनात्मक श्रम, यानी कि दोस्तों कई बार होते हैं ना कि ऑफिस के अंदर काफी लोग हैं हमारे इमोशन से ही खेल जाते हैं, ठीक है। हम तो पूरा एफर्ट्स करते हैं, हम तो अपना जो जो हमारा दोस्ती है वो अच्छे से निभाते हैं,
ठीक है, हर बार साथ देते हैं, लेकिन अगर सामने वाला क्या एफर्ट कर रहा है हमारे लिए, कुछ भी नहीं, तो हम इमोशनली रूप से टूट जाते हैं, भावनात्मक रूप से भी टूटने की वजह से इंसान को स्ट्रेस आ जाता है। फिर जीवन की घटनाएं, अब जैसे कि कोई कर्मचारी एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑफिस के अंदर, अब दोस्तों अचानक से, मान लो अचानक से उसकी जो वाइफ है काफी ज्यादा बीमार हो जाती है, वो हॉस्पिटल के अंदर है। अब वो ऑफिस के अंदर तो है फिजिकली, लेकिन उसका दिमाग है वो अपना वाइफ पे रहता है कि मेरी वाइफ सही होगी कि नहीं होगी, ठीक है, काफी पैसा लग गया है। तो जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कुछ ऐसे फिनोमिनल इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान जो एम्प्लॉई है वो स्ट्रेस फील करता है। फिर है शारीरिक अवस्था, यानी कि दोस्तों मान लो एक एम्प्लॉई है जिसकी उम्र 56 साल है, ठीक है, तो भाई 56 साल जिसकी है वो ज्यादा बैठ नहीं सकता है, ज्यादा काम नहीं कर कर सकता है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट की वजह से भी, शारीरिक अवस्था की वजह से भी इंसान वो स्ट्रेस फील करता है। ये आप 10 नंबर में लिख के आओगे, ये सवाल इस बार आ सकता है। व्यवसायिक तनाव से आप क्या समझते हैं और बर्नआउट के चरण आपको बताने हैं। तनाव के लक्षण, अब देखो जैसे कि ये मान लो 10 नंबर का आता है, तनाव के लक्षण बताइए, 5 नंबर का आता है, तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन दोस्तों आपको अच्छे नंबर लाने, बटे में बटे नंबर लाने, फुल मार्क्स लाने, तो आपको किताब की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। इसमें क्या दे रखा है, जब भी इंसान की व्यक्तिगत लाइफ में, उसकी इंडिविजुअल लाइफ में और उसकी प्रोफेशनल यानी कि उसके जो कार्य स्थल की जो जीवन है उसमें अगर तनाव होता है, तो दोस्तों क्या क्या लक्षण आते हैं, जैसे कि यहाँ पर व्यवहारिक लक्षण दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है कि इंसान है वो प्रोडक्टिव नहीं रहता है, वो काम नहीं कर पाता है, निष्पादन में गिरावट, प्रभावशीलता में कमी। तो इंसान दोस्तों जिस तरह से ऑफिस में बात करता है, उसकी कोई बात मानता नहीं है, ठीक है, वो कुछ काम करता है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता, उस चीज को कहते हैं अपन इंसान की जो इफेक्टिवनेस है, जो उसका ऑफिस में प्रभाव होना चाहिए था, वो उसमें कमी आ रही है। ये भी व्यवहारिक लक्षण होते हैं। अब कोई इंसान नशे कब करता है, जब उसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो जाती है, ठीक है। मादक द्रव्यों का सेवन, यानी कि इंसान है ड्रग्स लेने लगता है और दारू वारू पीने लगता है। फिर है दुर्घटनाओं की संभावना, तो इंसान है वो बाइक वाइक और इनसे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अव्यवस्थित तंत्रिका व्यवहार, तो दोस्तों पागलपन जैसी बातें करने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, इरिटेट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। अगर किसी के लाइफ में अगर कोई मान लो काम करते हो बाहर, ठीक है, तो आप में मान लो स्ट्रेस आ जाता है किसी वजह से, तो ये आपके व्यवहारिक लक्षण है, बिहेवियरल सिम्टम्स है आपके, कि आपकी निष्पादन गिरेगा, मतलब आपकी जो उत्पादकता वो गिरेगी, प्रभावशीलता में कमी आएगी, मादक द्रव्यों का सेवन करने लगेंगे, दुर्घटना एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों हमारा जो तंत्रिका व्यवहार है, यानी कि हम अच्छे से व्यवहार किसी के साथ में नहीं करेंगे, चिड़चिड़ेपन में रहेंगे, इरिटेट होती रहेंगे। अप्रभावी समय प्रबंधन, यानी कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, हमें पता नहीं कब खाना है कब सोना है, ठीक है, इस तरह से। जांच प्रक्रिया में लिप्त रहना, यानी कि बात बात पर शक करना, किसी पर भी बात बात पर मतलब जांच करते रहना, ठीक है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है, इस तरह से बातें करने लगता है। खान पान और भूख में बदलाव, तो यहाँ पर व्यक्ति है वो अपनी डेली लाइफ में दोस्तों इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो अपना खाना भी भूल जाता है। विलंबित, यानी कि इंसान मान लो रात के 8 बजे आता था, पहले अच्छे से खुशी से काम कर रहा था बैंक में, लेकिन स्ट्रेस आ गया तो दोस्तों अब वो रात के आ रहा 10-11 बजे, ठीक है, नशे करके आ रहा है वो भी। भोजन भोजन लेट से खाना, तेजी से खाना, जो इंसान है ना जल्दी जल्दी खाना खाता है तो समझ जाना उसको लाइफ में स्ट्रेस है। तेज चलना, तेज कब चलता है, तेजी से बोलना, ठीक है, ऊंची आवाज में बात करना। अब जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, जो इरिटेट होते हैं बार बार में, ठीक है, जो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, तो समझ जाना ये इंसान है अपनी लाइफ में स्ट्रेस से गुजर रहा है। खराब भाषा का प्रदर्शन, बात करने में भी वो गलत शब्दों का यूज करता है, वल्गर लैंग्वेज, ठीक है, ये व्यवहारिक लक्षण होते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक लक्षण, तो यहाँ पर कॉग्निटिव सिम्टम्स पढ़ रहे हैं। संज्ञानात्मक मतलब ही ये होता है दिमाग से संबंधित, ठीक है, तो लगातार चिंता मगन रहना, लगातार इंसान है वो बातों में सोचता ही रहता है। विचारों की तीव्र गति, तो दिमाग क्या करता है दोस्तों, लाखों विचार फेंकता है, ठीक है, हमारे सामने, राइट, और हमें सेलेक्ट करना है कि किस विचार को अपन ने खाना देना है। तो जो इंसान स्ट्रेस लेता है ना, तो उसको बहुत तरह की बातें दिमाग में आती है और वो हर बात को मतलब भाव देने लगता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा दुखी वो फील करने लगता है। अव्यवस्थित सोच,
ठीक है, उसकी सोच भी है वो भी गड़बड़ा जाती है, विस्मरण है यानी कि वो भुलक्कड़ टाइप का इंसान हो जाता है, भूलने लग जाता है, ध्यान केंद्रित करने में असक्षमता यानी कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता, अनिर्णय की स्थिति, उसको डिसीजन भी लेना नहीं आता, गलत निर्णय और निराशय, निराशय का मतलब इंसान है वो निराशा की तरफ बढ़ने लगता है, ये संज्ञानात्मक लक्षण होते हैं। देखो इस तरह से आप लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर को यार अच्छा लगेगा, एक जो श्रेणीबद्ध तरीके से जो लिखा हुआ है, जो कैटेगराइज्ड करके लिखा हुआ है, जैसे कि व्यवहारिक लक्षण क्या होते हैं, संज्ञानात्मक लक्षण क्या होते हैं, भावनात्मक लक्षण, कुंठा, निराशा, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, अकेलापन, नाकाबिलियत का एहसास और उदासी आदि तनाव के भावनात्मक लक्षण होते हैं। तो इमोशनल सिम्टम्स दे रखे यहाँ पे, कुंठा, कुंठा क्या होती है, कुंठा मतलब मैं तो ऐसे ही हूं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को आप कुछ मत बोलिए। जब इंसान इस तरह से सोचने लगता है वो तो कुंठा से गुजर रहा है। अब इंग्लिश का वर्ड देख लेना उसके लिए क्या लिखा हुआ है, निराशा समस्या, चिड़चिड़ापन समस्या है, इंसान अकेले रहना पसंद करने लगता है, ठीक है, इंसान बात बात पे नाराज होने लगता है और अपने आप को नकारा ही घोषित करने लगता है कि यार मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, नाकाबिलियत, ये सब भावनात्मक लक्षण होते हैं। शारीरिक लक्षण मतलब अपना शरीर के अंदर हम एनर्जी कम पाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सर दर्द बना रहता है, माइग्रेन हो सकता है, अगर सर दर्द लंबे टाइम तक के लिए बन जाए तो वो माइग्रेन कहलाता है। दिल की धड़कनें वो तेज होती रहती है, अनिद्रा मतलब अपने को नींद भी नहीं आती, ठीक है, ज्यादा सोते रहते हैं, मुंह में शुष्कता, मुंह हमेशा सूखा ही रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव, अपनी जो मसल्स है हाथ पैर की, ठीक है, चेस्ट की, उसमें आपको टेंशन दिखेगा, बारंबार संक्रमित होना यानी कि बार बार क्या होना, बार बार बीमार होना, ठीक है, ये आपको शारीरिक लक्षण है। और ये टेबल के अंदर भी समझा रखा है अच्छे से, जैसे कि एक व्यक्ति के शारीरिक तनाव के लक्षण क्या हो सकते हैं, नाड़ी का तेज चलना, दिल का तेज धड़कना, ज्यादा पसीना आना, हाथ पैर की जो मसल्स है उसमें स्ट्रेस आना, सांस लेने में कठिनाई, दांत किटकिटाना। अब जैसे कि गुस्से के अंदर लोग दांत किटकिटाते हैं ना, तो वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, सर दर्द, खट्टी डकार, सुन्न पड़ जाना, मुंह सूखना, दर्द, ठंडा पसीना, पेट में ऐंठन, जो पेट है ऐसा लगे रहे जैसे कि खराब है, राइट, मनोवैज्ञानिक जैसे कि कोई परेशान रहना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, इरिटेट रहना हमेशा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, जिसके अंदर विश्वास नहीं होता है कि मैं काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, समझ लो स्ट्रेस में है वो, फिर चिंता, निर्णय लेने में कठिनाई, द्रुत विचार का मतलब है जल्दी जल्दी से विचार आना कि ये कर लूंगी, ये नहीं करूंगी, ये कर लेती तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शून्य चित्ती, शून्य चित्ती का मतलब कि इंसान के पास में कोई आइडिया ही नहीं है, उसके पास में कोई सोच नहीं है। तो ये सब अपन चार टाइप से याद रखेंगे, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। फिर दोस्तों एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को फिर खत्म करते हैं अपन, तनाव के स्रोत। तनाव के स्रोत है दोस्तों, देख सकते हैं अपन चार टाइप बता रखा है यहाँ पे, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का संघर्ष, ठीक है, अब इंग्लिश के अंदर देख लेना, दृष्टिकोण का मतलब होता है पर्सपेक्टिव। तो देखो मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि मान लो आपने एक तो एसएससी की एग्जाम दी, ठीक है, और उसमें आ जाता आपका टैक्स इंस्पेक्टर में नंबर, राइट, टैक्स इंस्पेक्टर में नंबर आ गया, और आपने बैंक की भी दी, ठीक है, तो आपको दिल्ली के अंदर ही पोस्ट मिल गई, राइट, और जो टैक्स इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट मिली आपको केरल के अंदर, ठीक है, तो आप सोचोगे कि यार केरल कितना दूर है और मैं बैंक में काम कर लेती हूँ, ये तो दिल्ली के अंदर ही है, राइट, तो फैमिली को भी टाइम दे पाऊंगी और यही सेटल हो जाऊंगी, कौन केरल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका जो दूसरा माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो विचार फेंकेगा, नहीं यार टैक्स इंस्पेक्टर के लिए तो लोग मरते हैं इस जॉब के लिए, और तुमने पहले से ही ठान रखा था कि मुझे टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी होगी मेरे पास में, ठीक है, बैंक में क्या ही करेंगे। तो दोस्तों जब जब जिंदगी में कभी भी हम डिसीजन लेते हैं और हमारे सामने दो ओपिनियंस आ जाते हैं, दो विचार आ जाते हैं, और उन विचारों के अंदर संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब हमें एक प्रकार का तनाव महसूस होने लगता है, वो एक सोर्स का काम करता है, वो तनाव का स्रोत होता है। तो तनाव के चार स्रोत होते हैं, पहला है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का संघर्ष, दूसरा है परिहार, परिहार का संघर्ष, इंग्लिश में देख लेना इसको। तो देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब जैसे कि फिलहाल बेरोजगार की स्थिति चल रही है अपनी, राइट, और मान लो अपने को ऐसा काम मिल गया कि आपको 6,000 मिल जाएंगे महीने के, ठीक है, मान लो किसी ने कोई भी काम बता दिया कि यार 6,000 दे देंगे और ऑफिस के अंदर तेरे को 8 घंटे काम करना है, राइट, अब भाई उसने 8 घंटे की बजाय 10-10 घंटे काम करवा लिया, कई बार तो घर पे भी काम कर रहे हैं 6,000 के लिए, राइट,
तो हम क्या सोचेंगे, यार इससे अच्छा तो मैं अनएम्प्लॉयड ही अच्छी थी, घर पे अच्छे से रह रही थी मैं मजे से, बेरोजगारी की स्थिति अच्छी लगती है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए जहां पर जब औसत काम भी हमें मिले, एवरेज काम भी हमें मिले, और हमें वहां पर प्लेजर न मिले, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मैं पहली ही स्थिति में सही थी। तो इस प्रकार का जो संघर्ष होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कहलाता है परिहार। परिहार का संघर्ष ये भी हमारा एक तनाव का स्रोत होता है। दृष्टिकोण परिहार का संघर्ष, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक एग्जाम, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यार, इंपॉर्टेंट में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा मैं तेजी पढ़ा लेता हूँ। दृष्टिकोण परिहार का संघर्ष ये क्या चीज है। अब जैसे कि आपकी नौकरी लगी, ठीक है, अब नौकरी लग गई विदेश की, विदेश में नौकरी लग गई, राइट। और विदेश में दोस्तों काफी ज्यादा पैसा भी मिल रहा है आपको, राइट, है ना। लेकिन आप ये सोचोगे कि मुझे घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, जैसे कि 2 साल में आप एक बार ही घर आ पाते हो। तो दोस्तों जब ऐसी स्थिति बन जाए कि एक 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 बार तो आपको फायदा नजर आ रहा हो एक स्थिति में, और दूसरी तरफ नुकसान भी नजर आ रहा हो, जैसे कि विदेश रहने के क्या फायदे, पैसा ज्यादा होगा, फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है, फैमिली को टाइम से नहीं दे पाएंगे और वहां पे सेटल भी नहीं हो पाएंगे। ये होता है दृष्टिकोण परिहार का संघर्ष। चौथा यहाँ पे बहुभागी दृष्टिकोण परिहार का संघर्ष, ठीक है, इंग्लिश में देख लेना इसको। तो यहां पर दोस्तों देखें, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि सपोज दैट आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप एक बहुत बड़ा एक सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने क्या कहा, नहीं बेटा यूपीएससी की तैयारी कर ले, तू क्या करेगी तू सिंगर बन के। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका जो इंटरेस्ट था वो किसी अलग चीज में था, लेकिन घर वालों ने आपको अलग अलग फील्ड में, अलग क्षेत्र में डाल दिया, तो आपका मन कभी नहीं लगेगा, और फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। ये तनाव का चौथा सोर्स होता है, ठीक है। 4 टाइप के सोर्स है। तो आपका पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोस्तों पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर एक ही मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इस बार, व्यवसायिक तनाव यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस किसे कहते हैं, फिर भी मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब चलो अपन फटाफट से किताब को कंप्लीट करेंगे, और दूसरा जो चैप्टर है समय प्रबंधन को समझना, अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों दूसरा जो चैप्टर है समय प्रबंधन को समझना, तो मुझे लगता है कि यार इस बार यही सवाल आ सकता है, समय प्रबंधन अर्थ और महत्व है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड इसका जो मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस। समय प्रबंधन अर्थ और महत्व है, यही सवाल है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी सवाल आ सकता है कि समय प्रबंधन की तकनीकें, देखो यहां से हर बार सवाल आते हैं। जैसे कि पिछली बार क्या आया था, पिछली बार तुलना करना, कंपैरिजन करने आया था, कि जो टू डू लिस्ट, अब देखो टाइम मैनेजमेंट के काफी तरीके होते हैं, जैसे कि स्मार्ट गोल बनाना, ठीक है। अब जैसे कि अगले साल ऐसे एसएससी की एग्जाम देनी है, तो अपने को है ना क्या करना है, स्मार्ट गोल बनाना है कि यार मेरे को एग्जाम तो क्लियर करनी है। तो हमें क्या करना है कि एक तो हमारा टाइम जिस वजह से या जिस इंसान की वजह से खराब होता है, ठीक है, उसको दफा करना, ठीक है, या फिर घर के काम या फिर बाहर भी अगर अपना टाइम खराब होता है वहां से टाइम चुराना, ठीक है। और एसएससी के अंदर क्या आता है, उस सिलेबस को लिख लेना, और इस तरह से स्मार्ट तरह से काम करके अपने को अपना गोल अचीव करना। प्रभावी योजना प्लान करना, सबसे पहले योजना बनाना, लक्ष्य पे पहुंचने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, ऐसे नहीं कि मतलब मन में आए वही किताबें पढ़ रहे हैं, सिलेक्टिव किताबें पढ़ना। तो पिछले साल आया था टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट और 80/20 जो थ्योरी है, 80-20 का जो सिद्धांत है, उसके अंदर तुलना करने आया था। यानी कि दोस्तों इस साल भी आपको शायद, मेरे को नहीं लगता कि यार यहाँ से सवाल आएगा, लेकिन मैं आपको चीजें बता दूंगा ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं समय प्रबंधन का मतलब क्या होता है। अब देखो टाइम है ना सबसे इंपॉर्टेंट है यार, टाइम को अगर खो दोगे ना, टाइम की इज्जत नहीं करेंगे, तो टाइम हमारी इज्जत नहीं करेगा, राइट। अब जैसे कि साल भर से नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ रहे हैं, तो भाई उतने नंबर तो नहीं आ पाएंगे जो लोग पहले ही दिन से पढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी हमारे पास में टाइम है। तो समय को इस तरह से यूटिलाइज करना, समय को इस तरह से उपयोग करना कि हम अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर उपयोगी और प्रभावी तरीके से काम कर सकें, इसी चीज को कहते हैं समय प्रबंधन। वापस से सुनो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जितना भी, अब देखो सबके पास में 24 घंटे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ही लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं,
कुछ लोगों के पास में सब कुछ क्यों है, क्यों हमारे पास में सब कुछ नहीं है? क्योंकि दोस्तों हम टाइम को इज्जत नहीं करते, हम टाइम को उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो समय को इस तरह से उपयोगी बनाना और प्रभावी तरीके से यूज करना ताकि हम जीवन में सफल हो, इस चीज को कहते हैं समय प्रबंधन। ठीक है, तो चीजों को जितना बेहतर तरीके से अपन प्रबंध करेंगे उतने ही ज्यादा अपन सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों समय प्रबंधन क्या है, वापस से सुन लो कि हमें एनालिसिस करना है, हमें विश्लेषण करना है, हमें योजना बनानी है, हमें वापस से एनालिसिस यानी कि पुनः विश्लेषण करना है और वापस से उसकी योजना बनानी है। तो लगातार एक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। तो वापस से सुन लो, समय प्रबंधन का मतलब कि उपलब्ध समय को इस तरह से काम में लेना ताकि वो समय है हमारे लिए उपयोगी हो और हम प्रभावी तरीके से हमारे जो काम है उनको पूरा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इस प्रक्रिया को, ये एक चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को समय प्रबंधन कहते हैं, जिसमें हम विश्लेषण करते हैं, योजना बनाते हैं, पुनः विश्लेषण करते हैं और पुनः योजना बनाते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं, प्लान करते हैं, वापस से री एनालिसिस करते हैं और वापस से री प्लान करते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, आगे लिखा हुआ, बस आपको यही लिखना है इसके अंदर। ठीक है, आप अपने मन के हिसाब से भी लिख सकते हो आप, लेकिन लिखना नहीं है। 10 नंबर के सवाल में अपने को 3-4 के आसपास पेज भरने, तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो चीज इंक्लूड होती है वो नीचे लिखा हुआ है। समय प्रबंधन में निम्नलिखित चीजें शामिल होती है, जैसे कि समय प्रबंधन की प्रभावी योजना। तो हमें ना क्या करना चाहिए, जैसे कि कल उठे और हमें पता कि यार 8 तारीख से हमारा पेपर है, कितना दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिसके अंदर सब्जेक्ट कोड लिखा हो, एग्जाम डेट लिखी हो। ठीक है, और हमें ये पता हो कि हमें इतनी यूनिट आती है, इतना सिलेबस हमारा हो चुका है। अरे 20 नंबर का थोड़ी आता, शायद 50 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, तो यार जैसे कि 300 शब्द में आपको लिखना है, तो आप मतलब एक पेज में 100 शब्द आता है, तो आप 3 पेज भर के आ जाना। ठीक है, काम हो जाएगा। मतलब मेरे को लगता है कि एक पेज में 80 से लेकर 100 शब्द आते हैं। जो आपका इग्नू वाला जो पेज होता है ना, उसमें 80 से लेकर 100 शब्द आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से काउंट कर लो आपको कितना लिखना है। राइट, तो समय प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाना, उसके अंदर क्या करते हैं आप टू डू लिस्ट बनाते हैं। और टू डू लिस्ट में आपको ये करना होता है कि मेरे पास में दिन के 24 घंटे हैं, तो मुझे किसे टाइम देना है, किसे टाइम नहीं देना है, मुझे कैसे समय चुराना है। ठीक है, वो आप लिखते हैं और हर चीज के लिए टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि खाना इतने बजे खाऊंगी, इतना यूनिट पढ़ लूंगी। ठीक है, या फिर इतने देर ही मोबाइल चलाऊंगी और आज तो इंस्टाग्राम में बिल्कुल भी नहीं चलाने वाली। ठीक है, इस तरह से आप अगर कैटेगराइज करते हैं चीजों को, तो आप प्लान करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की आप प्रभावी योजना बनाते हैं। तो आप उन कामों को सबसे पहले करेंगे, उन चीजों को आप प्रायोरिटी देंगे जो आपके काम की है, जिससे कि आपका टाइम बचता है। सो समय प्रबंधन की प्रभावी योजना बना के हम सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट का आपको ध्यान रखना है। टू डू लिस्ट क्या होती है, जैसे कि कोई काम करते हो, दिन की शुरुआत करते हो, तो एक लिस्ट बना लेना और किसको कितना समय देना है, सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है उसको प्रायोरिटी दे देना, वो कहलाता है प्रभावी योजना बनाना, उस चीज की टू डू लिस्ट बनाना। आगे है कार्य के महत्व के आधार पर प्राथमिकता। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो जो काम आपको जो जरूरी लगता है, ठीक है, जैसे कि आपको लगता है कि यार मार्केट के अंदर सब्जी बाद में ले आऊंगी, सबसे पहले तो मैं पढ़ाई लिखाई कर लेती हूँ, तो ये होगी प्रायोरिटी देना। ठीक है, आज कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, ये होगी प्रायोरिटी, या चलाऊंगी तो 5 मिनट सिर्फ। तो कार्यों के महत्व के आधार पर प्राथमिकता देना, इससे क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा और हमें सक्सेस मिलेगी। लास्ट, टीम के सदस्यों के बीच में जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन। तो दोस्तों जैसे कि आप कंपनी के अंदर मैनेजर हो, ठीक है, तो आप आपकी जो टीम होती है उसको आप टाइम अलोकेट कर दोगे, उसको आप समय दे दोगे कि आपको सबको इतने समय में ही काम करना है, आपको 3 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट बना के देना है। तो जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में अलोकेट कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, सबको अपने जिम्मेदारियां बता देना और सबको अपना समय बता देना। चौथा है, अब देखो ये क्या पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं समय प्रबंधन में क्या क्या शामिल होता है वो पढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट है सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। जब गोल ही नहीं पता रहेगा तो क्या सफलता, क्या टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट वहां पर इफेक्टिवनेस अपनी लेके आता है जहां पर अपने को गोल पता होता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना, जैसे कि 1 साल के अंदर कोई एग्जाम निकालना, अपने को क्रैक करना है,
तो हमें टाइम लिमिट कि भाई 1 साल 2 साल के से ज़्यादा मैं तैयारी-वैयारी नहीं करूँगी, ठीक है? तो मतलब उसी समय अंतराल के अंदर, उसी टाइम पीरियड के अंदर हमें अपने काम करने हैं पूरे और अच्छे से करना है। फिर आवंटित समय में कार्यों को पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए निगरानी। अब जैसे कि आप मैनेजर हो, ठीक है? आप मैनेजर हो और आपके नीचे जो टीम काम करती है, ठीक है? सबको आपने टाइम दे दिया है कि भाई मेरे को 3 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार करनी चाहिए। अब 3 दिन के अंदर जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉयी काम कर रहा है आपकी टीम के अंदर, तो आप मॉनिटर करोगे, सबकी निगरानी आप करोगे कि कोई मतलब ढिलाई वाला काम तो नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये 6th पॉइंट है। ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर 6 पॉइंट शामिल होते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का महत्व बता रखा है। सवाल कैसा आ सकता है? समय प्रबंधन का अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका जो मीनिंग है, इसका जो इम्पोर्टेंस आपको बताना है। अब देखो महत्व तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर ना अपना टाइम मैनेजमेंट करना अगर आता है, तो दोस्तों अपनी जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत लाइफ है उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होती है। उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उसको सफलता प्राप्त हो सकती है और व्यक्ति प्रोडक्टिव बन सकता है, यानी कि कम कम समय में वो अधिक रिजल्ट लाके देगा और व्यक्ति की दक्षता में वृद्धि होती है, व्यक्ति एफिशिएंट बनता है और अपना बैलेंस लाइफ जीता है। इंसान दुखी कब होता है? इंसान कब ऐसा लगता है उसको जैसे कि मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया? क्योंकि वो बैलेंस लाइफ नहीं जीता, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा समय कहाँ पर जा रहा है। तो हमें को टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आगे और महत्व दे रखे हैं यहाँ पे कि मतलब जैसे कि टू डू लिस्ट में हमने चीज़ों को लिख दिया कि इस चीज़ को इतनी प्रायोरिटी देनी है। तो हमारे जो काम है वो एक निश्चित समय से पहले ही, एक फिक्स टाइम से पहले ही हमारे पूरे होने लगते हैं और हमें दोस्तों हैप्पीनेस है हमारी बढ़ बढ़ जाती है। इंसान खुद को अपडेट रखता है, ठीक है? समय जिसका समय मैनेज रहता है दोस्तों उसकी लाइफ में है ना कभी भी खुशियाँ कम नहीं होती, क्योंकि वो अपडेट रहता है, ठीक है? वो सोशल मीडिया भी चलाता है, वो इंस्टा, फेसबुक सब कुछ चलाता है, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, वो टेलीविज़न भी देखता है, वो दोस्तों को भी टाइम देता है, वो घरवालों को भी टाइम देता है और ऑफ़िस में भी काम करता है अच्छे से, ठीक है? ये उसका महत्व होता है। और दोस्तों उसकी जो सैलरी है वो भी प्रभावित नहीं होती है, उसकी जो आजीविका प्रभावित नहीं होती है। और टाइम मैनेजमेंट दोस्तों हमें डिसिप्लिन सिखाता है। इंसान के अंदर डिसिप्लिन हो तो दोस्तों वो जो भी अगर ठान लेता है वो उस चीज को अच्छे से कुशलता से काम कर लेता है। टाइम मैनेजमेंट जिसको आता है दोस्तों वो हमेशा टॉप पे बना रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर क्रिकेट वगैरह देखते हो तो दोस्तों विराट कोहली इतना फेमस क्यों है? विराट कोहली दोस्तों लगातार परफॉर्मेंस करता है, लगातार बड़ी पारियां खेलता है, क्योंकि उसको पता है टाइम मैनेजमेंट का मतलब। और टाइम मैनेजमेंट का यूज करके वो इंसान डिसिप्लिन सीख गया है, वो नेट प्रैक्टिस करता है, अच्छे चौके छक्के मारता है फिर, ठीक है? तो जिस इंसान को समय प्रबंधन का महत्व आता है वो हमेशा शीर्ष पर बना रहता है, टॉप पे बना रहता है। ये फायदे है भाई, ठीक है? और आगे है ना और ज्यादा चीजें लिखी हुई है, देखो ये आप लाभ और हानियां लिख सकते हो कि समय प्रबंधन के मतलब जो समय खर्च करता है, बर्बाद करता है, उसके क्या परिणाम आते हैं, और जो समय को अच्छे से यूज करता है उसके क्या फायदे होते हैं, ठीक है? तो आराम से अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो आप। जैसे कि कोई समय बर्बाद करता है तो दोस्तों समय पे काम नहीं कर पाता है, उसकी इमेज गिरती है, उसकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, मतलब ये जो जितना काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है। फिर दोस्तों अब इंसान को टाइम की कदर नहीं है तो उसका हेल्थ भी खराब होगा। अब इंसान है ना जिम में जाता है, जिम छोड़ो घर में के अंदर भी 5 मिनट अपने शरीर को देता नहीं है तो उसका स्वास्थ्य वो गिरता चला जाता है, उसकी आजीविका प्रभावित होती है। इंसान गरीब कब होता है? अपनी आदतों की वजह से होता है, ठीक है? तो आदत कब अच्छा बनेगा? जब हम टाइम को मैनेज करेंगे। और दोस्तों जब टाइम मैनेजमेंट हम करने लग जाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, नौकरी में परफॉर्म भी अच्छा करेंगे, हमारे जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ में वो बेटर हो जाएंगे। जो समय खर्च बर्बाद करता है दोस्तों वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, लोगों से अच्छे से तालमेल करके बातचीत नहीं कर पाता है और दोस्तों उसका जो काम करने का तरीका है, ठीक है, वो भी बिगड़ जाता है। राइट? अगर कुछ काम भी करता है तो उसकी क्वालिटी नहीं आ पाती, काम करने की गुणवत्ता में कमी आती है। और दोस्तों जो समय खर्च करता है फालतू बातों में, परिवार के साथ में रिश्ते भी उसके अच्छे नहीं होते, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना घर वालों से, ठीक है? ये टाइम को बर्बाद करने की यानी कि समय अपव्यय करने की हानियां यहाँ पे लिखी हुई है। अब समय प्रबंधन के लाभ यहाँ पे दे रखे हैं कि डिसिप्लिन सिखाता है हमें, ठीक है? हमारे अंदर अच्छी आदतें का विकास होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और व्यक्ति में दोस्तों दोस्तों के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब जो इंसान समय पे उठता है, समय पे खाना खाता है, समय पे काम करता है, ठीक है? वो अपने दोस्तों को भी टाइम दे पाता है, ठीक है? और अपने घर वालों को भी टाइम दे पाता है, अपने ऑफिस के कलीग्स को भी टाइम दे पाता है। तो दोस्तों उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसका जो दोस्ती का जो समूह है, उसके अंदर उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो टाइम को इज्जत करता है, जो
समय प्रबंधन को महत्व देता है, उसके लाभ और क्या यहाँ पे बता रखे हैं कि दोस्तों व्यक्तिगत लाइफ में अच्छा कर पाता है इंसान, कार्यस्थल पे भी अच्छा कर पाता है और व्यक्तिगत लाइफ में भी अच्छा कर पाता है। घर के अंदर सारे काम कर लेगा, ठीक है, और ऑफिस के अंदर भी सारे काम वो टाइम से ही कर लेगा। और क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई इंसान अगर समय की इज्जत करता है, तो दोस्तों जैसे कि ऑफिस के अंदर काम करता है वो, तो अपनी जो फाइल्स रहती है ना, ठीक है, और ऑफिस के अंदर जितना भी सामान उस बिखरा हुआ लगता है, तो उसको भी अपना जो उसका ऑफिस है उसको मैनेज करके वो रख पाता है, ठीक है। इसके वजह से वो अपने कार्यस्थल के आसपास का माहौल अच्छे से बना के रखता है, साफ सुथरा रखता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी दक्षता और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। फिर दोस्तों अगर कोई समय प्रबंधन का अच्छे से यूज करता है, तो अच्छे से प्लानिंग कर पाता है और उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती है। जैसे कि 24 घंटे होते हैं भाई, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है, टाइम को ऐसे ही बिता देते हैं। अदरवाइज दोस्तों इंटरनेट है, इंटरनेट से हम हजारों चीजें सीख के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो इंसान टाइम को मैनेज करता है वो स्किल सीखता है, कौशल सीखता है, कौशल सीख के वो अपने जो इनकम के सोर्स है, आय के साधन है, वो बढ़ाता आगे और अपने परिवार को भी अच्छी लाइफ दे पाता है और खुद को भी अच्छे स्थान पे रख पाता है, ठीक है। टाइम मैनेज करने का और भी फायदा है कि कम टाइम के अंदर उसको अपने टारगेट प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों इंसान घर के अंदर भी खुश रहता है, उसकी रिलेशनशिप भी अच्छी रहती है, ठीक है, और एक व्यक्ति वर्क प्लेस पे भी अच्छे से अपने कलीग्स के साथ में, अपने बॉस के साथ में, अपने साथी कर्मचारियों के साथ में वो अच्छे से आनंद लेता है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे बता रखे हैं और समय को बर्बाद करने, खराब करने के कुछ नुकसान भी बता रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों तकनीकें बता रखी, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से फटाफट, ठीक है। स्मार्ट लक्ष्य का मतलब बता दिया कि मैंने कोई भी आप गोल बनाओ तो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बनाओ कि मेरे को इतने साल तैयारी करनी है, ये किताबें मेरे को पढ़नी है, ठीक है। इस तरह से आप स्मार्ट लक्ष्य में लिख सकते हैं। प्रभावी योजना, किसी भी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए अपने को इफेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कि मुझे कहाँ से कोचिंग करनी है, ठीक है, और मेरे को इतने साल तैयारी करनी है, ठीक है, ये किताबें पढ़नी है। तो स्मार्ट लक्ष्य, प्रभावी योजना लगभग एक जैसा ही है। यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य, अब जैसे कि ना तो अपने को हिस्ट्री अच्छे से आती है, ना पॉलिटिकल साइंस अच्छे से आती है, ना हमें मैथमेटिक्स आती है, ना रीजनिंग आती है, भाई कुछ नहीं आता, लेकिन हमने सोच लिया कि मुझे तो 6 महीने के अंदर यूपीएससी निकालनी है। तो क्या निकलेगा, क्या यूपीएससी, ठीक है। तो लक्ष्य, टारगेट हमें ऐसे डिसाइड करने चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, यथार्थवादी और प्राप्त करने की योग्य लक्ष्य बनाए जाने चाहिए। अब जैसे कि सोच लिया यार 6 महीने में तो नहीं निकाल पाऊंगी, लेकिन मैं 1.5 या 2 साल में, ठीक है, अच्छे से लगातार मेहनत करके मैं उस लक्ष्य को हासिल कर लूंगी, ठीक है। तो जो लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य है, अब जैसे कभी पहाड़ों पे चढ़े नहीं, सीधा ही सोच लिया माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी मैं, ठीक है भाई, छोटा पहाड़ तो चढ़े पहले। तो इंसान कब स्ट्रेस में आता है, जब वो अपनी योग्यता से ज्यादा, उसकी मेहनत नहीं है, तैयारी नहीं है, उसका पास में स्किल्स, कौशल नहीं है, तब ज्यादा सोच लेता तो तनाव में आ जाता है। तो इंसान खुश कब रहेगा, जब वो कुछ काम कर सकता है, ठीक है, अगर वो कर लेता है तो वो तनाव में नहीं रहेगा। प्राथमिकीकरण, यानी कि चीजों को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, प्रायोरिटाइज करना, मुझे किसको समय देना है, मेरा समय कौन सबसे ज्यादा खराब करता है, तो वहां से समय को चुराना, ठीक है। दिन में 10 काम होते हैं, 10 कामों के अंदर सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे खर्च होता है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम होता है उसको पहले करना चाहिए। तो हमें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, प्राथमिकीकरण आना चाहिए। टू डू लिस्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि एक प्रकार की सूची बनाना, लिस्ट बनाना, उसके अंदर अपने दिन के काम लिख देना, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, वो सबसे नंबर 1 पे लिख देना, और उसके बाद में कम इंपॉर्टेंस रखने वाले जो काम है उसको लिख देना। इस तरह की जो सूची है वो टू डू लिस्ट कहलाती है। 80-20 का सिद्धांत क्या भाई, ये आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक महीने के अंदर 100 काम है टोटल, एक महीने के अंदर 100 काम है टोटल, ध्यान देना, 100 काम है टोटल, या फिर ऐसे समझो आप, चलो, हाँ 100 काम है एक महीने के अंदर, तो अपने को 20 काम सेलेक्ट करने हैं एक महीने के अंदर, ऐसे 20 काम सेलेक्ट करने हैं जिससे कि 80% अपने को लक्ष्य प्राप्त हो जाए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? 80-20 का थ्योरी क्या है, जैसे कि एक महीने के अंदर 100 काम है अपने को, ठीक है, अलग अलग 100 काम है, तो उसके अंदर 20 काम
ऐसे सेलेक्ट करना जिससे कि हम 80% अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? जैसे कि दिन के अंदर 10 काम है, ठीक है, तो 10 काम मैं आपको चलो बता देता हूं। मुझे पढ़ाई करनी है, पहला काम ही हो गया, ठीक है। दूसरा काम हो गया मुझे सब्जी बनानी है। तीसरा काम हो गया मुझे पार्क जाना है। चौथा काम हो गया मुझे मूवी देखनी है। पांचवा काम हो गया मुझसे मुझे उससे मिलने जाना है। छठा काम हो गया मुझे मार्केट जाना है। सातवां काम हो गया मुझे या तो कुछ सिलाई करनी है या फिर अपनी मम्मी की हेल्प करनी है। इस तरह से आपको 10 काम हो गए। लेकिन दोस्तों 10 कामों में ना आपको दो काम ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिससे कि आपके 8 जो काम है ना उसकी भरपाई हो जाए, ठीक है। जैसे कि पहला जो काम है पढ़ाई करनी, यार पढ़ाई करने से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो 10 में से दो काम ऐसे सेलेक्ट करना जिससे कि हमें 80% रिजल्ट मिल जाए। उस सिद्धांत को कहते हैं 80-20 का सिद्धांत। फिर है इष्टतम उत्कृष्टता। इंग्लिश के अंदर देख लेना इस चीज को। इष्टतम उत्कृष्टता का मतलब है कि हमें चीजों को इस तरह से मैनेज करना ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस आ सके, अधिकतम प्रदर्शन हम कर सकें। इस तरह से समय प्रबंधन करना। पूर्ण होने तक कार्य करना मतलब जब तक काम पूरा ना हो काम करते रहना। कुशल समय प्रबंधन, ये देखो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स बता रखे हैं कि समय को प्रबंधन कैसे किया जा सकता। तो पिछले साल आया था 80-20 का सिद्धांत, और टू डू लिस्ट में अंतर आपको बताना है। कुशल स्व प्रबंधन का मतलब क्या है कि आपको खुद से ही चीजें संभालनी है, ठीक है, अपनी लाइफ खुद ही एडजस्ट करनी है आपको। और जहां पर टाइम आपको ज्यादा जाता है वहां से आपको टाइम खींच करके ऐसे कामों में लगाना जिससे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो। तो कुशल स्व प्रबंधन, इसमें आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, ठीक है। आगे अभिप्रेरक और सकारात्मक कार्य संस्कृति, मतलब कि अपने को जैसे कि घर में ही पढ़ना है, अब जैसे कि लाइब्रेरी नहीं जा सकते किसी भी कारण की वजह से, तो घर में ही हमें एक ऐसा स्टडी कॉर्नर बनाना है, ठीक है, जहां पर कोई आता जाता ना हो, जहां पर आप शांति से बहुत सारी किताबें हैं वो पढ़ करके नॉलेज हासिल कर सकें और अपने गोल तक पहुंच सके। तो अभिप्रेरक का मतलब होता है जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है। और कार्य संस्कृति, जहां पे आप काम करते हैं, चाहे घर हो चाहे आपका वर्क प्लेस या कार्यस्थल हो, वहां पर पॉजिटिविटी बना के रखना। तो इससे भी दोस्तों टाइम मैनेज होता है। अदरवाइज घर के अंदर अगर क्लेश चलता रहता है या फिर ऑफिस के अंदर तू मैं होती रहती है, तो वहां पर आपको ना तो मोटिवेशन मिलेगा ना ही वहां पर आपको पॉजिटिव सराउंडिंग मिलेगी। आगे दे रखा है सुव्यवस्थित प्रणाली। तो जैसे कि हर जो काम है आपका पूरा एक अरेंजमेंट होना चाहिए उसका। चीजें चीजें अरेंज करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि इतने बजे ऑफिस निकलना है, इतने बजे आपको खाना खाना है, तो चीजों को सेट करना। प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है? प्रत्यायोजन का मतलब होता है प्लान प्लान करना, ठीक है, किसी चीज को। फिर है अधीनस्थों के साथ समय का प्रबंधन, यानी कि अधीनस्थ का मतलब क्या होता है? सब ऑर्डिनेट इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं। आपके जिन नीचे जो काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ में आप बैठ करके अपने टाइम को मैनेज करें कि इतने दिन में प्रोजेक्ट काम कंप्लीट करना, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। समय लेखा परीक्षा, समय को ऑडिट करना। अभी तक तो हमने देखा था भाई पैसों का हिसाब किताब करते हैं, लेकिन जो इंसान टाइम को ऑडिट करता रहता है, सोच लो मतलब कि यार क्या तो उसका कैरियर होगा। मतलब कि 24 घंटे किसी ने बिताए, अब रात में जब सोने से पहले उसने एक पेपर पेन लिया और लिखा कि कहाँ पर मेरा टाइम गया। जैसे कि 2 घंटे मैंने ये पढ़ाई की, 1 घंटे पार्क में चला गया, 1 घंटे में वहां पे चला गया, मार्केट चला गया, 3 घंटे में घर पे सोता ही रह गया। तो अगर आप टाइम को ऑडिट करते हो, ठीक है, समय के लेखा परीक्षा करते हो, तो भाई बहुत आगे जाओगे। ये कुछ टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। तो ये वाला भी मैंने आपको करवा दिया है। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे? समय प्रबंधन के लिए कौशल। तो आप है दोस्तों किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हो वो चीजें यहाँ पे दे रखी है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जब कार्यस्थल पे और जो हमारा निजी जीवन होता है, यानी कि जो घर की जिंदगी होती है, वहां पर हमेशा व्यवस्थित रहना, किससे क्या बोलना है, ठीक है, और हमारे जो काम है वो समय पे करना, साफ बोलना, हमेशा ईमानदार रहना, ठीक है, और व्यवस्थित रह के रहना, जहां पर भी रहते हैं साफ सफाई से रहना, ठीक है, चीजों को मैनेज करना। स्मार्ट लक्ष्य को निर्धारित करना, तो कोई भी अगर गोल चूज करते हैं अपन, तो वो स्मार्ट होने चाहिए यार, और वो रीचेबल होनी चाहिए, पहुंच के अंदर ही होनी चाहिए। तीसरा दे रखा है टू डू लिस्ट बनाना, ठीक है। तो अभी तक मैंने
जो चीजें आपको बताई है यहाँ तक, ठीक है, वो सभी चीजें आप लिख सकते हो कि हम टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वही दे रखा है यहाँ पे यार, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये तो तकनीकें थी। और यहाँ पर दोस्तों आपको तरीके बता रखे हैं, ठीक है। जैसे कि काम करने जहां पर भी जाते हैं वहां पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उस दिक्कत को, उस वजह को दूर कर देना। कंप्यूटर पे काम करते हो तो फालतू के फोल्डर हटा देना, ठीक है, और अपने जो डिजिटल फाइल होती है उसको अरेंज कर देना अच्छे से। फिर अब प्रभावी संप्रेषण कौशल यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आती है, राइट। अब देखिए, बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी के साथ में इंसान के इस तरह से बात करें कि आपको टाइम ना ले जाए। अगर फालतू की बातें करते रहेंगे तो कब 4-5 घंटे सामने वाला खींच सकता है पता नहीं चलता। तो हमारी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बेहतर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। जितना काम है उतना ही बोलना चाहिए हमने, हमें जिंदगी में भी। तब हमारा समय बचता है। और दोस्तों, जिंदगी कितना है कितना नहीं किसी को कुछ पता नहीं है, तो टाइम जितना है उसको बहुत बढ़िया यूटिलाइज करना है अपने को। अब जैसे कि कोई, कई बार ऐसा होता है ना, देखो इसमें एक चीज दे रखी है, अनुचित दबाव से बचने के लिए कूटनीतिक रूप से नहीं कहना। अब देखिए, कई इंसान होते हैं हर चीज में हाँ बोल देते हैं, है ना। चल रही है मार्केट, हाँ चल। चल रही है मूवी देखने, हाँ चल। चल रही है पार्क, हाँ चल। ठीक है। घर में कुछ काम करना, हाँ कर दूंगी। तो अगर कोई इंसान बात बात में ही हाँ कह देता है, भाई वो तो अपना डिसीजन कभी खुद ले ही नहीं सकता है, और उसका जो पूरी लाइफ है वो ऐसे बीतती चली जाती है, और अंत में पीछे मुड़ के वो जीवन को देखती है तो काफी दुखी सी महसूस करती है, क्योंकि उसके पास में ना तो कुछ अचीवमेंट होता है, ना उसने जिंदगी में कुछ किया होता है, क्योंकि लोगों ने हमेशा उसका फायदा उठाया, लोगों ने हमेशा उसका समय है वो यूटिलाइज किया। तो हमें दोस्तों बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से हमें ना भी कहना आना चाहिए कि ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, और इस तरह से कहना कि सामने वाला नाराज ना हो। इस तरह से अपन टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें दोस्तों मेडिटेशन वगैरह जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जैसे कि सुबह जल्दी उठ करके डीप ब्रीदिंग करना। जैसे कि घर के अंदर अगर आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक शांत कोना पकड़ करके, मतलब अलाती पलाती मार ली और आंखों को बंद कर लिया, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस अंदर सांस बाहर, सांसों पे ही ध्यान। तो इससे क्या होता है, ध्यान लगाने की जो हमारी कैपेबिलिटीज है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। इससे भी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं तो फालतू के विचार नहीं आते, सिर्फ किताब पर ही ध्यान रहता है। फिर दोस्तों, मतलब हमें किसी प्रकार का कोई गलत आदत नहीं रखनी चाहिए जिंदगी में, जैसे कि कोई नशे नहीं करने चाहिए, और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और समय की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। ये आप अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो, समय प्रबंधन के लिए कौशल। ठीक है, आगे क्या लिख रखा है यहाँ पे, समय प्रबंधन, प्रशासक और प्रबंधक की भूमिका। ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा जो इस पेज के अंदर लिखा हुआ, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कंपनी में अपन एक मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, हम बड़े अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, ठीक है। तो आपके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, तो उनको उनको किस तरह से आप मैनेज करेंगे वो लिखा है यहाँ पे। तो आपके नीचे जो काम करते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है वो देखो, आपके टाइम पे कौन आ रहा है ऑफिस के अंदर, कौन नहीं आ रहा है, और कौन अच्छे से काम कर रहा है। इस तरह की आपको चीजें लिखनी है, ठीक है। तो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर अपने जो कर्मचारी हैं कंपनी में अंदर काम करने वाले, उनको एक टाइम लिमिट के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कह देना, डिसिप्लिन के अंदर रहना, और सलाह देते रहना कि यार इसको समय पे करना है, कंपनी की साख की बात है, कंपनी की इज्जत की बात है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो पाता है दोस्तों, जब उसका जो मैनेजर होता है वो अच्छे से टीम को लीड कर पाता है, और सबको समय की इज्जत करना सिखाता है। और एक जो प्रशासक या प्रबंधक यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एक मैनेजर होता है, जैसे कि आप मैनेजर हो, तो हम आप अपने टीम के जो मेंबर्स हैं उनको टू डू लिस्ट बनाने के लिए कहेंगे, और आप उन्हें कहेंगे कि भाई अगर आपको जरूरत है नोटपैड, रजिस्टर, पेन, फोल्डर, पेन ड्राइव, किसी की भी जरूरत है तो मेरे से आप ले सकते हैं। तो आप उनकी निगरानी करते रहिए, और टाइम पीरियड पे उनसे आप प्रोजेक्ट वापस लेते रहें, ठीक है। सभी को मतलब टाइम पे ही काम करना है, और टाइम मैनेजमेंट उनको करना सिखाएं, टाइम के महत्व सिखाएं। ये आपको लिखना है कि एज ए मैनेजर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप संगठन को टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। फिर समय प्रबंधन, कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए सुधार। जैसे कि आप बैंक के अंदर काम करते हो, तो आप अपने समय को किस तरह से किस तरह से आप समय की, मतलब समय को मैनेज कर सकते हो। तो कुछ सजेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि समय की कीमत समझनी चाहिए,
और आपको जो टारगेट मिला, जैसे कि आपको टारगेट मिला कि आपको फिक्स डिपॉजिट खुलवा के देनी है महीने में 5, ठीक है, तो आपका टारगेट हो गया और उस टारगेट पे काम करना, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ में काम करना और फालतू के गप्पे सप्पे नहीं लड़ाना। बैंक के अंदर हुआ है, ठीक है, तो वहां पर काम ही पे ध्यान देना, राइट। और छुट्टी नहीं लेनी चाहिए संगठन के अंदर अगर आपको जरूरत नहीं है तो इस तरह से चीजें लिखनी है कि एक जो कर्मचारी, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से अपने को टाइम को मैनेज कर सकता है, ठीक है। अगर आपकी कोई मीटिंग होती है तो वहां पर आप अपने साथ में एक नोटपैड रखें, पेन को संभाल के रखें, ठीक है, और बेहतर तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करें और फोन पर किसी से लंबी बातें ना करें, किसी से व्हाट्सएप चैट वीडियो कॉल लंबे समय तक ना करनी चाहिए अगर कोई बैंक के अंदर या फिर किसी भी सरकारी संगठन के अंदर काम करने लगता है। नींद नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने को एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, एक अपने को कार्यनीति बनानी होती है जब हम किसी संगठन के अंदर काम करते हैं। तो सवाल क्या आ सकता है, कार्य स्थल पर कर्मचारियों के लिए सुझाव क्या होंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, राइट।